8 करोड़ की जनता 243 सीटों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है, क्योंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। इस बार का इलेक्शन सबसे क्लोजली वॉच्ड इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बार सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फेस करना पड़ सकता है। यह एंटी इनकम्बेंसी इसलिए फेस करना पड़ सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव अपने कुछ नए मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। उन्हें पॉपुलिस्ट मुद्दा उठाना सबसे ज़्यादा पसंद है और उन्होंने कुछ 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को भी रखा है। ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या क्या है, ये हम आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। फिर साथ में ही बहुत बहुत चर्चित हमारे प्रशांत किशोर, जिन्हें पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता था, वो खुद अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बार दिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ कुछ ग्रास रूट लेवल्स पर काम किया है और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि क्यों उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। ये डेवलपमेंट्स को हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में हम देखेंगे और क्या क्या इसमें खामियां भी रह गई है ये भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे इस बार नीतीश कुमार को इतना टफेस्ट राइवलरी क्यों मिलने वाला है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, जैसे कि सोशल मुद्दा, हम सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को हम सबसे पहले यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम हेल्थ के इश्यूज को उठाते हैं। हेल्थ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को मेजर किया जाता है जब भी 1 लाख वुमेन में जब भी प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो उसमें से कितनी औरतों की मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी करते वक्त। 2005 से पहले यह आंकड़ा लगभग 350 से 400 का था, पर अब ये धीरे धीरे घट के आप देख सकते हैं 2025 तक यह आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचा है। पहले इतना मोर्टेलिटी रेट का प्रीवलेंस इसलिए ज़्यादा था क्योंकि राज्य में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का पूरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। जैसे कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 थी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत कम हुआ करते थे, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया था कि लोग जब भी गांव से शहर की ओर डिलीवरी कराने जाते थे तो लोगों को डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते में ही औरत दम न तोड़ दे, जिसके कारण उस समय खुशियां मनाने की जगह दुख का माहौल रहता था। यह आंकड़ा अभी 100 के आसपास इसलिए पहुंचा है क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ सुदृढ़ कदम उठाए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में बदल दिया। फिर पहले जो राज्य में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, जैसे कि पहले मैंने बताया 5 से 6 हुआ करती थी, वह अब बढ़कर 15 से 16 हो गया। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि 2026 तक राज्य के सभी जिलों में वो मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करेंगे। फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा वर्कर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। यह आशा वर्कर्स का काम था कि उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी और तरह तरह से एजुकेट किया जाता था उन्हें, ताकि वो घर पे लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सके, यानी कि वो सेफ डिलीवरी वुमेन ही कर सके। उन्हें मेडिकल प्रोग्राम के तहत ही ट्रेनिंग किया जाता था। अवेयरनेस कैंपेन करते थे बिहार में तरह तरह की बीमारियों को लेकर के, जैसे कि टीबी, मलेरिया, फिलेरियासिस, कोलेरा, काला आजार को भी लेकर के। ये मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड दिया हेल्थ के बारे में। अब हम आते हैं सोशल मुद्दा का एक और चैप्टर में, जैसे कि एजुकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं 2001 के सेंसस में बिहार में लिटरेसी रेट लगभग 47 के आसपास था। फिर 2011 के सेंसस में यह लिटरेसी रेट 74 के आसपास पहुंचा। ये जो लिटरेसी रेट था 47 का, वो 74 के आसपास इसलिए पहुंचा क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में तरह तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेके आए। जैसे कि लिटरेसी रेट कम होने का कारण सबसे बड़ा ये भी था कि वुमेन एजुकेशन को इम्फेसिस नहीं किया जाता था, और इम्फेसिस न होने के कारण फीमेल में ड्रॉप आउट रेट की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और घर में उन्हें घर के काम काज में उन्हें व्यस्त कर दिया जाता था। इतना ज़्यादा लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट्स को देख करके नीतीश कुमार जी ने कुछ सुदृढ़ कदम को उठाया। 2006-7 के आसपास उन्होंने सीएम बालिका योजना को लाया, जिसके तहत क्लास 9 से लेकर के 10वीं की कक्षा की बालिकाओं को फ्री में साइकिल दिया जाता था। और इस योजना के कारण लड़कियों में 20% का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हुआ था। इसके कारण क्या हुआ कि अपर प्राइमरी लेवल पर बालिकाओं की इनरोलमेंट रेशियो भी स्कूल में 85% से ज़्यादा बढ़ गई थी।
फिर बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लाया गया, जिसमें कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता था स्टूडेंट्स को, ताकि वो हायर एजुकेशन को परसू कर सके। यह इंटरेस्ट फ्री लोन लगभग 4 लाख तक का था, जिससे कि जो भी बच्चे हायर एजुकेशन को प्रिफर कर रहे हैं उनकी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाए। फिर तीसरा सोशल मुद्दा था वुमेन इशू का। वुमेन इशू को उन्होंने अपने कोर गवर्नेंस इशू का एक हिस्सा बनाया, जिसमें नीतीश कुमार जी ने लगभग 35% वुमेन को जॉब में रिजर्वेशन दिया। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में नीतीश कुमार जी ने महिला थाना को स्थापित किया, जिससे कि वुमेन की सेफ्टी या वल्नरेबिलिटीज को भी टीम में इंश्योर किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वुमेन सेफ्टी को लेकर के। इसमें 181 नंबर अपने फोन पर डायल करके महिला थानों को वो रीच कर सकती थी। इससे और भी उनकी सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये भी नीतीश कुमार जी के द्वारा, ये भी एक कोर गवर्नेंस इशू। पहले रूरल रोड बहुत कम हुआ करती थी, और जो भी रोड हुआ करता था वो भी काफी टूटा रोड सब था, जो कि जिसकी कनेक्टिविटी एनएच से अच्छी तरह से नहीं थी। फिर आप उस समय जानते ही होंगे 2000 से लेकर के 2005-6 के आसपास बिजली बहुत कम हुआ करती थी। लगभग 18 से 20 घंटा बिजली हमेशा कट ही रहती थी। शाम को तो ऐसा वक्त था कि हमेशा वो बिजली का पावर कट हमेशा रहता ही था। और इलेक्ट्रिसिटी में भी लेस देन 10% विलेजेस जो थे वो भी इलेक्ट्रीफाइड थे सिर्फ। जब नीतीश कुमार जी 2005 में इलेक्शन जीत के आए, उन्होंने 3 कोर गवर्नेंस इश्यूज को रखा: बिजली, सड़क और पानी। बिजली के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे 22 से 24 घंटा इलेक्ट्रीफाइड किया, वो अब जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी ने तरह तरह के स्ट्रेटजीज को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले बरौनी थर्मल पावर प्लांट को रिवाइव किया। फिर नीतीश कुमार जी ने लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट एनटीपीसी कहलगांव और बरौनी थर्मल पावर प्लांट से किया, ताकि रेगुलर बिजली की सप्लाई बिहार में देते रहे। फिर उन्होंने हाई वोल्टेज टेंशन लाइन को भी एक्सपैंड किया। जो बिहार में बिजली का ओवरलोडिंग बहुत हुआ करता था, जिससे कि पावर लॉस बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। ये बिजली ओवरलोडिंग को दूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमें उन्होंने रूरल फीडर को एग्रीकल्चर फीडर से, इन दोनों फीडर को एक सेपरेट फीडर में बांट दिया। अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुरुआत से ही बिहार तो क्या पूरे इंडिया में एक स्टैग्नेशन ग्रोथ की तरह उभरते आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। 2000 से 2005 के आसपास हम देख सकते हैं कि यह ग्रोथ लगभग 5 से 6% था, और आज भी इसका ग्रोथ लगभग 6 से 7% है। तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए हैं बिहार में। बिहार में अभी भी मेजर फैक्ट्रीज नहीं आए हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, बड़े बड़े जैसे कि स्टील उत्पादन सेक्टर हो गया, जो कि जॉब जनरेशन करा सके बिहार में, वो अभी भी बिहार में नहीं आया है। अभी भी बिहार रिलाई करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। कुछ कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गया, वो भी एक समय डिफंक्ट था। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज को लेकर के था, मतलब मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा था बिहार में, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी शुगर मिल इंडस्ट्रीज और सगोली शुगर मिल इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। अभी वो अच्छी तरह से बिहार में रन कर रहा है। नीतीश कुमार जी जब 2005 में जब इलेक्शन जब जीत के आए, तो उन्होंने 2006 के आसपास बिहार इंडस्ट्री इंसेंटिव पॉलिसीज को लेके आए, जिसमें कि जो भी लोग अगर इंडस्ट्री बिहार में सेटअप करते हैं उन्हें कुछ सब्सिडी दिया जाता था, या कुछ इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव भी दिया जाता था। अभी हाल में ही आपने देखा ही होगा, मोदी जी बिहार में कुछ कुछ शहर आए और उन्होंने मखाना बोर्ड का स्थापना करने की बात की। ये एक माइलस्टोन चेंजेस कह सकते हैं बिहार में। ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही चल रही है, जैसे कि फूड, फार्मा, लेदर इंडस्ट्री ही चल रही है। जो भी लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन जो करते हैं इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, वो सक्सेस नहीं हुआ है अभी भी बिहार में। अब हम थोड़े नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल अलायंस को चेंज करने के लिए। 2005 में जब वो इलेक्शन जीत के आए, तो वो एनडीए अलायंस से जीत करके आए। फिर 2014 में उन्होंने एनडीए अलायंस को छोड़ दिया। एनडीए अलायंस को 2014 में छोड़ने का रीजन ये था कि उनका कहना था कि उस वक्त के बीजेपी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने स्लोगन चेंज कर दिया। वो स्लोगन में लिखा हुआ था कि अब की बार मोदी सरकार। तो इससे नीतीश कुमार जी को लगा मोदी जी को एनडीए अलायंस काफी ज्यादा इम्फेसिस कर रही है, इसलिए उन्होंने उस समय एनडीए अलायंस को छोड़ दिया। एनडीए अलायंस को छोड़ने के बाद वो महागठबंधन में जुड़ गए। फिर 2017 में उन्होंने महागठबंधन को छोड़ करके
फिर से एनडीए अलायंस को ज्वाइन किया। उनका कहना यह था कि महागठबंधन में कुछ ज़्यादा ही करप्शन हो रहा था। फिर 2020 में इलेक्शन हुआ जिसमें कि एनडीए सरकार फिर से जीती बिहार में, लेकिन एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि सबसे ज़्यादा सीट जो जीती थी वह थी तेजस्वी यादव की। 2022 के आसपास फिर नीतीश कुमार जी ने एनडीए अलायंस को छोड़ा। उन्होंने कहा कि मर जाना कबूल है पर यह पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। फिर जनवरी 2024 में नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए अलायंस को ज्वाइन किया। अब वो 2025 के असेंबली इलेक्शन को एनडीए अलायंस के थ्रू ही वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये था नीतीश कुमार जी का पावर शिफ्टिंग स्ट्रेटेजी। मगर 20 साल से एक ही चीज कॉमन रहा, वो था बिहार के सीएम नीतीश कुमार। वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ये पावर शिफ्टिंग मोटिवेशन का कारण ये भी हो सकता था इंटरनल पार्टी का भी प्रेशर आया हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उस समय ये भी देख रहे होंगे कि कौन से पार्टी में रहना उस समय उचित है और लोगों का सेंटिमेंट किस पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा झुकाव कर रहा है। ये सब उनको इलेक्शन जीतने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2025 का बिहार का इलेक्शन में क्या क्या नया चीज होने वाला है, चलिए वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इस इलेक्शन में एक बार फिर से बहुत सालों बाद इंट्रोड्यूस किया गया SIR, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये होता है कि वोटर का जो रोल होता है उसे फिर से रिवाइज किया जाता है। ये 2003 के बाद एक बार फिर से बहुत सालों बाद ये हो रहा है। SIR का पर्पस ये होता है कि इसमें फिर से इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया जाता है। इसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन किया जाता है वोटर रोल में। एक्सक्लूड में जैसे कि जो भी पर्सन डेड कर गए हैं, फिर जो भी माइग्रेट कर गए हैं, या जो भी इनएलिजिबल वोटर्स हैं उनके लिस्ट हटा दिया जाता है। पर इससे कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई है। जब ये SIR को जब फाइनलाइज किया गया तो इसमें 65 लाख वोटर को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये SIR में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए, जैसे कि अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि ये जो 65 लाख वोटर्स है जिनको एक्सक्लूड किया गया उसमें से कुछ वोटर्स उनके भी हो सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे इलिजिबल वोटर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। ADR का ये भी कहना है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, जो कि SIR को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड जो करते हैं, उन्हें फुली डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है। वो अपने मनमानी से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो भी 65 लाख जो वोटर्स जो इनएलिजिबल हो गए हैं उनको पब्लिक डोमेन में उनका नाम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में जो जो खामियां रह गई, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल का जो प्रोहिबिशन मेथड जो लाया गया, वो बहुत लोगों का कहना है कि ये अप्लॉडेबल चीज नहीं था। स्टेट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू था 2016 में जब अल्कोहल बैन हुआ था, वो साल 1490 करोड़ का बिहार को टैक्स में घाटा हुआ था। अगर हम हर साल ये देखें तो लगभग हर साल 5000 करोड़ का घाटा हो रहा है। यह कैग की रिपोर्ट हमें बता रही है। फिर अल्कोहल बैन होने के कारण नकली शराब का भी उत्पादन बहुत होने लगा बिहार में, जैसे कि कुछ ट्रेजेडी हुआ। जब पहली बार बिहार में अल्कोहल बैन हुआ तो पहला कुछ ट्रेजेडी खजुरबानी विलेज में हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। और सब्सिक्वेंटली हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि काउंटरफिट माल बन रहे हैं, जिससे कि बहुत लोगों की जान जा रही है। फिर हम देख सकते हैं कि बिहार में जॉब का बहुत कमी है, आउटवर्ड माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो बहुत सारे वर्कर्स को लेते हैं, वो लेबर इंटेंसिव जॉब होता है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई मेजर स्केल में फैक्ट्रीज या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं लगे हैं नीतीश कुमार के राज में। बिहार में हमेशा फ्लड का एक बड़ा मुद्दा रहा ही है। बिहार में हर साल फ्लड के कारण 1000 से 1500 करोड़ का लॉस हुआ करता है, जो अभी भी अच्छे तरीके से जिसे फ्लड मेजर्स को मिटिगेट नहीं किया गया है। बिहार को बाढ़ से बचने के लिए, स्पेशली नॉर्दर्न बिहार को बाढ़ से बचने के लिए 1950 में सप्तकोशी हाई डैम का भी प्रपोज किया गया था, लेकिन वो अभी भी ऑन द पेपर ही है, रियल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी हाल में ही पूर्णिया के MP पप्पू यादव ने हाई डैम की भी मांग की है सेंटर से कि किसी तरह से नेपाल से एग्रीमेंट हो जाए और एक हाई डैम का निर्माण स्टार्ट हो। बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे इम्बैंकमेंट्स भी बने हैं, लेकिन वो इम्बैंकमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बाढ़ जब इंटेंसली जब बिहार में जब आता है, कुछ कुछ इम्बैंकमेंट टूट भी जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जैसे कि हाई डैम को बनाना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसका सोल्यूशन क्या क्या है बिहार में? बिहार में अभी 2 लीडर्स बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। चलिए आज हम अब पहले जानने की यह कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो क्या क्या है।
तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो ये है कि वो इस बार इलेक्शन में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। इस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में उन्होंने कुछ कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लेके आए, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस, फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज, फिर डोमिसाइल का भी मुद्दा। और तेजस्वी यादव जी एक और स्कीम लेके आ रहे हैं जो कि माई बहन मान स्कीम है, जिसमें कि मंथली 2500 रुपये कैश ट्रांसफर हर एक महिलाओं को बिहार में मिलेगा। फिर जहाँ तक गैस का बात है, वो 500 रुपये सब्सिडाइज्ड गैस सबको देने वाले हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया था 125 यूनिट बिजली फ्री का, उसको बढ़ा करके तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव जी अगर 2500 रुपये पर मंथ वुमेन को देते हैं तो इस हिसाब से लगभग हर साल अगर 1 करोड़ वुमेन को भी ये रुपीज मिलती है तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए हुए, जो कि 2/3 बिहार का अपना एनुअल टैक्स रेवेन्यू का होगा। अगर ये पैसा अगर इसी तरह पॉपुलिस्ट स्कीम्स में अगर चला जाएगा तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गए, इसके लिए पैसों की बहुत सारी कमियां हो जाएगी। धीरे धीरे वो स्टैग्नेशन ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर इस बार बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं। हम बहुत सारे वीडियोस में उन्हें देख रहे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पर हर गांव गांव जा करके अपना तरह तरह का मुद्दा उठाया, जैसे कि जॉब एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया। वो कह रहे हैं कि जैसे वो पावर में आएंगे विद इन 1 आवर अल्कोहल बैन को हटा देंगे बिहार से। बिहार के लोगों को एक बोल्ड प्रॉमिस दे रहे हैं कि वो 1 साल के अंदर माइग्रेशन को हर तरह से बंद कर देंगे। बिहार का माइग्रेशन को रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने बहुत सारे स्ट्रेटजीज को अपनाया है। ये स्ट्रेटजीज उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर कहीं अपनाया। उनका कहना यह है कि ये बिहार की आखिरी पीढ़ी है जो मजबूर होकर के बिहार से बाहर वर्क के लिए जाना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या कि अगर सत्ता में आता है तो बिहार के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज को लेके आएंगे। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर जी ने कहा था वो बिहार में सिंगापुर और न्यूजीलैंड का भी मॉडल लेके आना चाहते हैं। ऐसा मॉडल लाने का मेन पर्पस ये है कि वो देश बड़े बड़े इंडस्ट्री पर रिलाई नहीं करते हैं, जैसे कि बिहार भी अभी नहीं कर रहा है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर, लेकिन वहाँ के यूथ को इस तरह से अब स्किल कर दिया जाता है कि वहाँ के जो नीड्स है वो वहाँ पर फुलफिल कर सके। एजुकेशन के मुद्दे पर प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल जब तक सुदृढ़ नहीं हो जाता या अच्छे से फंक्शनैलिटी पर नहीं आ जाता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और इनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही देगी। और कुछ लोग प्रशांत किशोर के इस कदम से बहुत क्रिटिकल भी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो सत्ता में आकर के विद इन 1 आवर वो अल्कोहल बैन को खत्म कर देंगे, तो इससे हो सकता है कि सोशल बैकलैश भी हो, जैसे कि महिलाएं हो गई, सिविल सोसाइटीज हो गई, इन लोगों के द्वारा बहुत सारे बैकलैश होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि माइग्रेशन को रोकेंगे। माइग्रेशन 1 साल के अंदर रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको रोकने के लिए बड़ा एक इकोनॉमिक चेंज लाना पड़ेगा, जो कि 1 साल के अंदर लाना उसे लगभग इम्पॉसिबल की तरह है। जन स्वराज की पार्टी, जहां तक कि आप देख सकते हैं, ये 1 मैन शो है जिसमें कि सिर्फ प्रशांत किशोर का ही चेहरा है, कोई बड़ा बड़ा चेहरा नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ प्रशांत किशोर के ही कारण यह पार्टी नहीं जीत सकती है। इसमें बहुत सारे लीडर्स को भी आना पड़ेगा, जो कि बहुत चर्चित होना चाहिए। रिसेंटली देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो राघोपुर से जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अब उनकी जगह राघोपुर में चंचल सिंह लड़ रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि जन स्वराज का प्रोमिनेंस काफी लो हो जाए। अब हम लास्टली बात करेंगे ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं बिहार के इलेक्शन में। ओपिनियन पोल्स का मानना यह है कि एनडीए सरकार को 40 से 45% वोट मिलने वाली है। वही तेजस्वी यादव की महागठबंधन की पार्टी को लगभग 35 से 40% वोट मिलने वाला है। इस बार के विधानसभा के इलेक्शन में हम ये देखना चाहते हैं कि लोग डेवलपमेंट्स के मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को वोट देना चाहेंगे, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर वोट देना चाहेंगे। हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा है, जैसा कि हमने देखा है कि गांव क्षेत्र में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है और कास्ट बेस्ड वोट्स भी दिया जाता है, जैसे कि यादव को देते हैं, छतरी को देते हैं। कई कई शहरों में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स भी होता है, जिसमें कि वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो फेमस एमपी या एमएलए हैं, लोग सिर्फ उन्हीं को ही वोट देते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट्स किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनका आइडेंटिटी ही काफ़ी होता है उनके वोट्स के लिए। फिर कई लोग डेवलपमेंट्स का भी मुद्दा उठाते हैं और डेवलपमेंट्स के लिए वोट देते हैं। इस बार के इलेक्शन में हम देखना चाहेंगे कि लोग डेवलपमेंट्स के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।